सिस्टम लड़ रहा है। आपको देखिए, कई बार लड़खड़ा जाता है इंसान, तो लड़खड़ाने के लिए बैसाखी दी जाती है, हाथ दिया जाता है। हम आपके शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आप एडमिट होते हैं, आपके लंग्स को रिकवर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमने आपको ऑक्सीजन दिया। कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दिया, सारी चीज़ें दी। आखिरी में आपकी बॉडी ने रिकवर करना चालू किया तो वो आप निकल गए बाहर। तो बेसिकली कोरोना में एक चीज़ है, आप जीतोगे, कोई और नहीं जीतेगा। आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बचाएगा। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन में भी तो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। इसलिए तो सरकार बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग करो। इसलिए सरकार बोलती है घर जाओ तो पहले सबसे छिलने से पहले नहा लो, जो हमारे कस्टम है। हिंदुस्तान का कल्चर ही यही बोलता था, घर में घुसने से पहले हाथ पाँव धो के घुसो, सुबह शाम सही समय पे खाना खा लो, सही समय पे सो लो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाइए। हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे थे तो वही नुकसान हो रहा था। सर, अभी तक जितने आपके यहाँ पेशेंट आए होंगे तो उन पेशेंटों में किस तरह का आपने देखा होगा कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, सब में एक ही तकलीफ थी। अभी कोरोना में जो देखने को मिला था, ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना या कंटिन्यूस बुखार बनना और खांसी आना, यही तकलीफ मुख्य थी। जो पेशेंट समय पे आ गए अस्पताल पर, उनका ट्रीटमेंट समय पे चालू हो गया, वो व्यक्ति बड़ी आसानी से कोरोना से जीत के निकल जाए। सर, आपको ऐसे पेशेंट मिले होंगे प्रैक्टिकल जिनको आपने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसी बीमारी के बीच में देखा नहीं होगा, तो उनमें क्या नया चीज़ पाई गई? मैं आपके सवाल को समझ सर, जो पेशेंट आए आपके पास 130, तो उनमें नया चीज़ क्या पाई गई जो आप उस कैसे दवाइयाँ, क्या बीमारियाँ वो आपने बताते थे आपको कि मुझे ये हो रहा है, तो फिर आपको लगता था समटाइम्स इज कोरोना? देखिए, एक चीज़ मैंने आपसे बोला ना कि कोरोना में सबसे पहली चीज़ है सैचुरेशन और ब्रेथलेसनेस। कुछ पेशेंटों में जो एकदम नई चीज़ अभी हमको देखने को मिली, हैप्पी हाइपोक्सिया, कि पेशेंट बड़े आराम से बैठा हुआ है और उसका सैचुरेशन 60, 70, 75 या 80 पे आ रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। वो एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था, जो मतलब हमको पेशेंटों को समझाने में तकलीफ हो रही थी कि सर, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपको एडमिट होकर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें, नहीं तो जब आप इस स्थिति में जाएंगे कि फिर हम उसके ऊपर कुछ भी मेहनत नहीं कर पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर ने हमको सलाह नहीं। फिर टाइफाइड वाले भी आए होंगे आपके? टाइफाइड, इसमें एक मिथ है, टाइफाइड फॉल्स पॉजिटिव आता है कोरोना, टाइफाइड नहीं होता। इसमें मलेरिया मिक्स हो सकता है क्या सर? कैसा? मलेरिया मिक्स हो सकता है क्या? मलेरिया तो देखिए, मलेरिया बिल्कुल क्लियर। सर, हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल 24/7 रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोल्हापुर, भोपाल में। सर, कोविड-19 में आपने कितने पेशेंट एडमिट किए और कितने रिकवर हो गए घर में? हम लोगों ने 122 पेशेंट एडमिट किए हैं कोविड-19 में। 18 अप्रैल से हमारा हॉस्पिटल चालू हुआ था और अभी तक हम लोगों ने 122 मरीज एडमिट किए, जिसमें से 114 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर गए, 2 मरीज हैदराबाद के लिए शिफ्ट हुए हैं और 2 मरीज और दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए गए इस साइड से। सर, डेथ रेशियो क्या रहा आपने? डेथ रेशियो हमारे हॉस्पिटल का 4% के करीब। सर, अपने जो रेबिस इंजेक्शन आए थे, कितने पेशेंट्स को लगने की उसमें कितने इंजेक्शन लगे? सर, हमने सिर्फ 4 पेशेंटों को रेमडेसिविर यूज़ किया है, बाकी सारे पेशेंटों को हमने फेविपिराविर, स्टेरॉइड्स, इनॉक्साफेरिन और एंटीबायोटिक्स के सपोर्ट से और ऑक्सीजन सपोर्ट से ही सही किया है। सर, उस टाइम जो पीक टाइम चल रहा था और पेशेंटों का बहुत आना जाना लग रहा था, तो आप कैसे संभाल रहे थे ऐसे पेशेंटों को? सर, बेसिकली इसमें पेशेंट केयर चाहिए और एक प्रॉपर टीम होना चाहिए आपकी। रुद्राक्ष हॉस्पिटल में पल्मोनरी फिजिशियन डॉक्टर अंकिता राय हैं, एमडी मेडिसिन डॉक्टर आनंद जाट हैं, इमरजेंसी मेडिसिन एनेस्थेटिक डॉक्टर राजीव राय हैं। उन्होंने फुल टाइम ड्यूटी करी, 12 घंटे से 24 घंटे यहाँ पर रहते थे रोटेशन में। तो जब कंसल्टेंट यहाँ पर रहता था, ड्यूटी डॉक्टर्स की टीम थी, स्टाफ की टीम थी, तो आप प्रॉपर जब आप पेशेंट की केयर करते हैं तो पेशेंट बाहर आते हैं। इसीलिए इस हॉस्पिटल का सक्सेस रेट जो है पेशेंट वाइज। सर, ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आई थी नहीं अपने साथ? ऑक्सीजन की शुरुआत में दिक्कत आई थी, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये बोलते हैं कि पूरे भोपाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी थी। तो वो जो कमी आई थी
तो अब उसके बारे में क्या बताऊँ, वो तो आप सब लोगों को विदित है ही। तो दिक्कत हुई थी, मरीजों को भी दिक्कत हुई थी और अस्पताल प्रबंधन को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद आज सब चीज़ों से बाहर। सर, जिस समय कोरोना काल चल रहा था तो उस समय जो पेशेंट आ रहे थे, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई थी कि जिसमें हमें पैसा लौटाना पड़ गया हो? क्योंकि उस समय छापे पड़ रहे थे अस्पतालों में, लोगों से ज़्यादा वसूली भी की जा रही थी पैसों की। सर देखिए, एक चीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब भी किसी भी अस्पताल में अपन पेशेंट को एडमिट करते हैं, पेशेंट को पैसों के बारे में बता दिया जाता है, ये आपके चार्जेस हैं, और वो चार्जेस बता के ही पेशेंट भर्ती होता है। उससे पहले वो एडवांस जमा करता है, फिर भर्ती होता है। सर अपने हॉस्पिटल में तो वापस किए थे सर, वो जो पैसे वापस किए गए थे, अगर जो जिनको जैसा लगा कि ये पैसे ज़्यादा हैं, तो अस्पताल ने उस समय हमारे जो मैनेजर साहब हैं, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो वो चूँकि यहाँ पर देख नहीं पाए और वो अकाउंटेंट को चीज़ें समझ में नहीं आई थी, तो 3 या 4 बिल में शायद ऑक्सीजन का बिल अकेली ज़्यादा हुआ। तो वो भी ऐसा नहीं हुआ था कि लाखों में, 3,000-4,000 रुपये का बिल ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं था, मिसअंडरस्टैंड था, अकाउंटेंट की गलती के कारण। ऐसा ज़्यादा लेना क्या होता है कि आपने बेड चार्ज कुछ और बताया और कुछ और ज़्यादा ले लिया, ऐसा इस अस्पताल में कुछ भी नहीं किया गया। सर अपने तो बेड चार्ज क्या था? हमारे यहाँ बेड चार्ज 5,000 रुपये जनरल वार्ड का था, प्लस ड्यूटी डॉक्टर चार्ज, प्लस ऑक्सीजन चार्ज, प्लस फूड चार्ज, और अलग अलग इस तरीके से चार्ज बनाया गया था। सर, कोरोना काल अभी जो सेकंड लेयर चल रही थी, अब थर्ड वेव की बीमारी आने की ऐसी संभावना बताई जा रही है, तो हमारे अस्पताल ने क्या क्या अभी हर कुछ इसकी तैयारी करी? क्योंकि बच्चों में काफ़ी इफेक्ट बताया जा रहा है कि ज़्यादा पड़ेगा, तो हमने क्या कुछ नया यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे इससे जल्दी से निजात पा सकें? सर, इसके लिए मैंने आपसे पहले भी इससे पहले भी बताया था कि कोई भी बीमारी से लड़ाई के लिए आपकी टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें डॉक्टर्स टीम और डायग्नोस्टिक टीम। अभी हम लोगों ने नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर सिंगर DNP हैं, एक डॉक्टर सक्सेना DCH हैं, उनको और हमारे स्टाफ में हमने बढ़ाया है। और हमारे डायग्नोस्टिक में CT स्कैन जो अभी तक नहीं था, उसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है, CT स्कैन और सोनोग्राफी। और पैथोलॉजी और एक्सरे तो ऑलरेडी पहले से ही है। ICU की कैपेसिटी जो पहले 6 थी, उसको बढ़ा कर 18 कर ली गई है। SDU बढ़ा दिया गया है। ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले जो कम थे, उनको बढ़ा के हमने 50+ कर दिया गया। तो हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं हमने पहले से ज़्यादा कर ली हैं। अब चाहे कोरोना वेव आए या नहीं आए, लेकिन हम हर बीमारी के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए अगर परेशानी होती है भोपाल की जनता को, तो रुद्राक्ष हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। सर, रुद्राक्ष और रुद्रांश अस्पताल में क्या समानता है? क्योंकि कभी ऐसा भी पाया गया है कि कहीं कुछ हो जाता है तो डायरेक्ट रुद्राक्ष में ही लोग आके हिट करते हैं, कि आपके यहाँ से ऐसा हुआ? सर, रुद्राक्ष को खुले हुए मेरे ख्याल से भी सिर्फ 1 महीने नहीं हुआ, रुद्राक्ष काफ़ी समय से। तो मुझे ये नहीं मालूम कि रुद्राक्ष पे क्यों खड़े होते हैं। और रुद्राक्ष तो उस समय खोला गया अस्पताल था जब अस्पताल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और रुद्राक्ष अभी वापस से अपने आप को पूरा मल्टी स्पेशलिटी में डेवलप कर रहा है। पिछले 4 दिनों से हमने पेशेंट एडमिशन भी बंद करके रखे हुए, ताकि जो कुछ CT स्कैन इंस्टॉलेशन है या आपके USG की परमिशंस हैं या जो आपकी SDU का डेवलपमेंट है, वो पूरे डेवलपमेंट को कर लिया जाए। आने वाली संभावित जो रही है उससे लड़ने के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं। रुद्राक्ष के बारे में मैं जानता नहीं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन रुद्राक्ष एक प्रॉपर टीम का हॉस्पिटल है और ये मानव सेवा के लिए चालू किया गया। ये इसलिए चालू नहीं किया गया है कि भाई इससे कोई पैसा कमाया जाए या कुछ किया जाए। जो कंपनी के ऑनर हैं, जो कंपनी का मोटो है, वो मानव सेवा है। पैसा तो एक अलग पार्ट होता है। पैसा कमाने के लिए एक डॉक्टर को सिर्फ अस्पताल खोलने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी नौकरी करके भी उसको तनख्वाह मिलती है, जिससे उसका घर चलता, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोविड के उपचार के बाद आयुष्मान योजना आई है, इसका हम कितना लाभ मरीजों को दे रहे हैं? कितने पेशेंट अभी हम देख चुके हैं या कुछ भर्ती भी है? हमने 2 मरीज आयुष्मान के थ्रू रुद्राक्ष में एडमिट किए थे, क्योंकि रुद्राक्ष को आयुष्मान की परमिशन ही 13 तारीख को मिली थी, 13 मई को मिली थी। उस समय तक कोरोना के जितने भी पेशेंट थे वो 50 to 70% कम हो चुके थे। और उस टाइम 2 सीरियस मरीज आए थे, ICU के पेशेंट थे, और उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत एडमिट किया गया। और
आप मानेंगे नहीं कि जितना इलाज में आयुष्मान से सैंक्शन होता है उससे ज़्यादा अस्पताल ने करके दिया, और मरीज को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, उनको डिस्चार्ज किया गया और कोई पैसे वगैरह की कोई डिमांड नहीं की गई। और पर्सनली मैं बताऊं तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई जितनी सेवा हो जाए वो हम किसी भी तरीके से करें। हमारा उद्देश्य सेवा है, हमारा उद्देश्य पैसा नहीं है। पैसा तो एक हर व्यवसाय का एक हिस्सा है जो आता ही है। सर, कोलार में जो आपका अस्पताल है रुद्राक्ष, जैसे मल्टीनेशनल अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो आने वाली जो लहर है उसके बचाव और उपचाव के लिए एज ए डॉक्टर आप क्या कंसर्न मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे कि लोग घर से भी ठीक हों, या क्या अवेयरनेस हो इसके लिए? देखिए, मैं पहले भी एक बात बता रहा हूँ, अभी लोग बोल रहे हैं बच्चों के ऊपर आने वाला है, कोई बोल रहा है इसके ऊपर आने वाला है, तो मैं एज ए डॉक्टर आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि पहले तो अगर आप लोग, जैसे अभी मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप जो बड़े लोग हैं पहले तो अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर करा लें। वैक्सीनेशन ही एक इसका उपचार है मात्र, कोई ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि कोरोना की ये दवाई। वैक्सीनेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो घर आए तो घर में आके नहाएं, बच्चों को प्रॉपर एक्सरसाइज कराएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें। ये चीज़ अगर हम करेंगे तो हम बच सकते हैं बीमारी से। बीमारी से अगर बचना है तो इसका एक ही रास्ता है कि बचाव करें। बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। कोरोना के लिए भी अभी भी सब लोगों ने बोला कि भर्ती हो जाओ, जो हो जाओ वो हो जाओ, लेकिन भर्ती में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे थे। हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ होता है। जैसे आपने बोला रेमडेसिविर भी अगर इनिशियल लगा है तो उसका फ़ायदा है, लेट आने के बाद रेमडेसिविर का यूज़ नहीं है। सर, उसका इतना वो चल रहा था मार्केट में कि पेशेंट को भगाया जा रहा था कि जल्दी लेकर आओ, इंजेक्शन नहीं आएगा। ये आपने कहा कोरोना की दवाई भी नहीं है, नहीं है। कैसे